आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9 में आपको आज आपकी एसएसटी की मैम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, इससे पहले आपने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन कर लिया है और सिविक्स का फर्स्ट लेसन कर लिया है। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन करेंगे जिसमें पालमपुर के गांव की कहानी है, यानी कि पालमपुर एक गांव है, उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या आजकल औद्योगिक विकास हुए हैं। ठीक है, तो पालमपुर में खेती का मुख्य क्रिया क्या है? खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन और सीमित स्तर पर की जाती है। इन प्रकार की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जो प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित वस्तुएं, मानव आधारित मुद्दा होती है। तो पालमपुर की कहानी से हमें वित्त गांव की इच्छित वस्तुएं उत्पादन की पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पालमपुर में आस पड़ोस के जो गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है आपका वन नंबर का आएगा, मान लीजिए पालमपुर के समीप कौन सा गांव पड़ता है? पालमपुर के समीप आपका गांव पड़ता है रायगंज, जो पालमपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये प्रत्येक मौसम में क्या होता है कि सड़क गांव को राजगंज और उसके निकट कस्बे शाहपुर से जोड़ देती है, यानी कि भाई सड़क है जो पानी वगैरह भर जाता होगा, इस वजह से इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी और कई प्रकार के जो है मोटरसाइकिल जीवित को देखे जा सकते हैं, यानी कि इस रोड के द्वारा जो व्यापारी हैं अपना व्यापार फैलाते हैं। ठीक है, यानी कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस गांव में जो है विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग लगभग रहते हैं, जैसे कि विभिन्न जातियों के लगभग लोग रहते हैं, जो कि 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश जो भूमि के स्वामी होते हैं वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कितने परिवार हैं? 80। इनके जो मकान है जिनमें से बहुत बड़े बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित वर्ग जो है कि जो संख्या है वो 1/3 के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन आए कि भाई गांव में कितने विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं? 450 के करीब रहते हैं, जिनमें से जो 80 परिवार हैं वो बड़ी जाति से रहते हैं और उनमें से 1/3 जो भाग है वो किस वर्ग का है? दलित वर्ग का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई गाँव की जनसंख्या 1/3 और गाँव के कॉर्नर में काफ़ी छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जो कि मिट्टी और किसके बने होते हैं? फूस के बने होते हैं। खेतों में जो सभी नलकूप होते हैं वो किससे चलते हैं? बिजली से, जिसको आप ट्वेल कहते हो ना, तो वो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत आता है आपका कि भाई पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? कितने हैं? 2। और हाई स्कूल कितना है? 1। और गाँव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहाँ रोगियों को क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं कि एक काल्पनिक गांव में पालमपुर की कहानी हमें किसी भी प्रकार से गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी और गतिविधियों के बारे में बताएगी। भाई भारत के जो गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि होती है, अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो गैर कृषि क्रिया क्या होती है? यानी कि कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पालमपुर गांव में? समझ में आ गया? जैसे कि भी आपने शुरू में पढ़ा कि डेयरी है, वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग खुले हुए हैं, ये सारे कार्य वहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि उत्पादन का संगठन क्या है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज आवश्यक है। क्या क्या चीजें सबसे आवश्यक है अगर किसी उत्पादन को चलाएंगे? सबसे पहले आती है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, यानी कि मेहनत, अर्थात जो लोग काम करेंगे, ठीक है, उनकी क्रियाओं का लोग काम करेंगे, उनके कार्यों को करने के लिए उत्पादन पढ़े लिखे कर्मियों की भी जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी जरूरत होती है। भाई पढ़े लिखों की भी होती है और जो शरीर के द्वारा कार्य करेंगे उनकी भी होती है। तीसरी आवश्यकता होती है आपकी पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई प्रकार के आगत है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंदर कौन सी मदद आती है? सबसे पहले आता है औजार और मशीन। औजारों और मशीनों में अत्यंत साधन औजार जैसे किसान का हल से लेकर मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ये किस में आते हैं? भौतिक क्रियाओं में आते हैं, भौतिक पूंजी में आते हैं। उसके बाद आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में जैसे कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। भाई किसी भी सामान को बचाने के, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कपड़ा है, कपड़े को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या लाएंगे? आप लाएंगे कपास। कपास से क्या होगा? धागा निकाला जाएगा, फिर उसमें से क्या बना जाएगा? कपड़े बनाए जाएंगे। इसी प्रकार किसी भी उद्योग को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की, ताकि उस कच्चे माल से उस चीज को तैयार किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत,
और बताया ना कि कपड़े बनाने के लिए, उसी प्रकार कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार बर्तन कैसे बनाएगा, ठीक है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अब इन सामान को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी कि जो कच्चा माल है आपका, यानी कि जो आपकी चीज को बनाना है, और नगद पैसों, इनको सबको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी, यानी कि कच्चा माल तथा नगद पैसों को कहते हैं कार्यशील पूंजी। औजार, मशीनों तथा भवनों से विभिन्न प्रकार की चीज उत्पादन की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब आता है चौथी आवश्यकता क्या होती है। चौथी आवश्यकता होती है उसका आपको स्वयं उपयोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी, भौतिक पूंजी को एक साथ कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए ज्ञान उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहा जाता है। दोबारा देखिए इसको, एक चौथी आवश्यकता होती है कि स्वयं उपभोग, ठीक है, यानी कि स्वयं उपभोग करना या बाजार में किसी चीज को उत्पादन के लिए तैयार करना। यानी कि जैसे किसान होता है तो उसकी छोटी भूमि है तो उसमें उतना ही गेहूं पैदा करता है जितना कि उसको अपने परिवार को चलाने के लिए होता है, परंतु कुछ ऐसे बड़े बड़े खेत होते हैं जो बाजार में बेचने के लिए भी काम आते हैं। तो इन सबको जो आज योग्य बनाने के लिए जो ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद आता है उत्पादन, भूमि और श्रम पूंजी को संयोजित करके होता है और उत्पादन के कार्य कहा जाता है। पालमपुर की कहानी पढ़ने के बाद ये सारी चीजें होती है। अब आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन बेशक नोट कर लीजिए, आपको लिखना है भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, ये आप रीड करेंगे, उसमें से लिखेंगे। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, पालमपुर के गांव के समीप सबसे पहले कौन सा गांव आता है, पालमपुर के समीप सबसे पहले कौन सा गांव आता है, उस गांव का नाम लिखना है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। पालमपुर में कितने हाई स्कूल और कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है। और उत्पादन को चलाने के लिए, उत्पादन संगठन के लिए किन 4 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको 1 क्वेश्चन मार्क्स के आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पालमपुर में खेती क्या है। आज के लिए इतना ही। आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10th, मैं आपकी हिंदी की मैम आपको आज उसका स्टिच का गद्य खंड का फर्स्ट लेसन पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। आपके स्टिच भाग में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पद्य खंड, पद्य खंड में यानी कि आपकी सारी कविताएं आती हैं, और गद्य खंड में जो आपके ये सारे लेसन्स जैसे पार्ट जो होते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले नेताजी का चश्मा पढ़ने से पहले हम इनके राइटर्स जो लेखक हैं उनके जीवन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जीवन साहित्य परिचय करेंगे, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इनके द्वारा लिखे गया है नेताजी का चश्मा, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके राइटर्स के बारे में, जिनका नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके ये औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन में नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। यानी कि जो इनका बचपन और जो नौकरी की थी उनका सबसे बड़ा हिस्सा इनका कहाँ बीता था, कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में। जबकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, परंतु इनकी शिक्षा और जो नौकरी का बहुत सारा कार्य इन्होंने वहाँ पर किया था राजस्थान में। फिलहाल शैक्षिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। वे वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण साक्षात्कार हैं और उनके 13 कहानी संग्रह हैं प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें है जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ठीक है, और संस्था अनुकूलनीय, यानी कि इनके द्वारा ये लिखित गए हैं कहानी संग्रह। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित हैं। उन्हें पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, यानी कि इनको ये पुरस्कार मिले हुए हैं इनके लिखने के पर। उसके बाद आता है मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय लिंग के आधार पर हो रहा है, ठीक है। भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वयंवर भी है और रोचक किस्कोई शैली में लिखी गई है। इनकी कहानियां हिंदी की प्राचीन है। चारों ओर जो सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, यानी कि ये कहते हैं ना भाई चारों देश, उनका नाम उसका नाम ही भूभाग यानी भूमि है, उसको हम क्या नहीं कह सकते, उसको हम देश नहीं कह सकते। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। यानी कि इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, देश बनता है। यानी कि भूमि से देश नहीं बनता, इन चीज़ों से देश बनता है, जो देश में रहने वाले नागरिकों
मेघों से, पहाड़ों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, इनसे। तो यहाँ पर इन्होंने नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसमें कैप्टन किसके बारे में बताएंगे, हम कैप्टन बनाएंगे जो नेताजी का चश्मा की मूर्ति थी उस पर जो चश्मा लगाता था उसको कैप्टन कहते थे। कैप्टन के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। समझ में आ गया? तो इनका ये जीवन साहित्य परिचय है। उसके बाद पढ़ेंगे कि हम नेताजी का चश्मा, इसका थोड़ा भाग मैं बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। भाई इसमें क्या होता है कि जो वो थे, एक नगर है, एक कस्बा है छोटा सा, और उस कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी होती थी जो कि संगमरमर की बनी होती थी, परंतु उस पर जो चश्मा था, जो मूर्तिकार था वो चश्मा लगाना भूल गया था। तो वहाँ पर जो चश्मा था वो असली था, यानी डुप्लीकेट चश्मा नहीं था, ओरिजिनल चश्मा था। तो उसके ऊपर ये कहानी बताई गई कि किस देशभक्त ने उसको, इस चश्मे को लगाता था, और उसके देशभक्ति के बारे में बताया गया, जिसको क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। थैंक यू।